नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दो दिन बढ़ी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की पुलिस रिमांड। पटियाला हाउस परिसर में छात्रों और पत्रकारों के साथ मारपीट। अमित शाह की कांग्रेस से माफी की मांग। असम में कांग्रेस के चुनाव अभियान का आगाज। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। कहा, आरएसएस देश पर थोप रही है अपनी विचारधारा। देश के सबसे साफ शहरों का ऐलान। कर्नाटक के मैसूर ने मारी बाजी। नई दिल्ली को मिला चौथा स्थान। झारखंड का धनबाद बना सबसे गंदा शहर। सियाचिन के 9 शहीदों को अंतिम सलाम। सेना प्रमुख ने दी श्रद्धांजलि। कल होगा अंतिम संस्कार। कई दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में बड़ा उछाल। सेंसेक्स में 568 अंकों की बढ़त। निफ्टी 182 अंक चढ़ा। साल भर के भीतर एक दिन में सबसे बड़ी तेजी। राय देखते हैं पहली खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। असम के चुनावी दौरे पर राहुल ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता से किए गए वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने आरएसएस पर देश को बांटने का आरोप भी लगाया। असम के 2 दिन के दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्य में कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने लोगों से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे जो वादे किए थे वो पूरे हुए क्या। 2014 में जब चुनाव था लोकसभा का, तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपसे वायदे किए। कहा था 15 लाख रुपए हम हर बैंक अकाउंट में डालेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहाँ कोई एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल के दिखाए? राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बीजेपी पर लोगों के बीच मतभेद डालने का आरोप लगाया। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस अपनी विचारधारा देश पर थोपना चाहती है। जहां भी युवा आरएसएस के खिलाफ बोलता है, उनकी विचारधारा के खिलाफ बोलता है, उसे वो कहते हैं ये देशद्रोही है। देशभक्ति का लाइसेंस की दुकान खोल रखी है आरएसएस ने। सिर्फ वो कह सकते हैं देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। ये वही लोग हैं। राहुल गांधी ने जनता से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आएं और सोच समझकर फैसला लें। उन्होंने असम की जनता को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस जिस तरह असम का विकास करती आ रही है, आगे भी पार्टी की ये मुहिम जारी रहेगी। असम में इसी साल चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राहुल गांधी की इस रैली और वहां पर जो चुनावी मुद्दे उभर कर आए उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक दीवान है, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं नॉर्थ ईस्टर्न से। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि एक तरीके से अब चुनावी रैलियों की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी की रैली, जिस इलाके में रैली हुई और जिस तरह के मुद्दों को राहुल गांधी ने वहाँ पर उठाया है, कैसे आप देखते हैं? क्या वहाँ पर ये कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर ऐसा लगता है कि मुकाबला बीजेपी से सीधा दिख रहा है, इसीलिए सीधे हमने प्रधानमंत्री पर? बिल्कुल मुकाबला सीधा उनका बीजेपी के साथ है। यहाँ तक कि उनके जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, तरुण गोगोई जी, जब वो दिल्ली में अभी पिछले महीने ही प्रेस क्लब में आए थे, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि मेरा कांग्रेस का मुकाबला मोदी के साथ है। तो जो बीजेपी ने एक यंग कैंडिडेट को उतारा है, कांग्रेस उससे थोड़ी घबराई हुई है। तो अभी आप देखिए बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग होने वाली है कांग्रेस की ओर से। हाँ, सोनोवाल को उन्होंने, पहला इलेक्शन है इसमें बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम पहले ही बताया है, क्योंकि सोनोवाल पहले आसू जो छात्र संगठन है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी काफ़ी फॉलोइंग है असम के यूथ में। तो क्या ऐसा माना जाए कि असम में स्थानीय मुद्दों की बजाय देश के मुद्दे हावी रहने जा रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर हो रही है?
जो आपने राहुल जी से सुना उससे तो यही लगता है जैसे वो आरएसएस का नाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि आरएसएस असम में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर रही है। अगर आप एजीपी की बात सुने, एजीपी असम गण परिषद जो है पार्टी, वो कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल मानती है कि ये जो मुस्लिम जो माइग्रेंट्स है, इलीगल माइग्रेंट्स, उनको कांग्रेस ने सेटल किया। तो ये कहना कि इस वक्त हिंदू मुस्लिम का नाम लेना ठीक नहीं लगता। तो क्या ये माना जाए कि पूरे राज्य में दीपक साहब पोलराइजेशन जिसकी उम्मीद दिख रही है वो उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जो हमले हैं पॉलिटिकल पार्टियों के वो साफ इशारा करते नजर आते हैं, और आपका एक लंबा अनुभव रहा है वहाँ की राजनीति को समझने को लेकर, उस नज़रिए से क्या इस बार का चुनाव भी पिछली बार के चुनाव से खासा अलग दिखने वाला है? देखिए, इसमें सीधी जो लड़ाई है, एक तो बीजेपी और बीपीएफ, बोडो पीपल्स फ्रंट, जिनका अलायंस हुआ है, उनका और कांग्रेस का टक्कर है। अभी कांग्रेस के साथ किसी का अलायंस नहीं हुआ, मगर ये सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद एयूडीएफ जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है, जिसके जो मुस्लिम वोट्स में नज़र रखे हुए हैं, उसके साथ अगर कांग्रेस का गठबंधन होता है किसी पार्टी के साथ तो एयूडीएफ के साथ ही होगा। यानी पोस्ट पोल की संभावना हाँ, आप करेंगे? इसमें जो असम गण परिषद है, अभी तक उनका बीजेपी के साथ कोई ऐसा गठबंधन या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मगर इससे वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एजीपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, कोई नए नहीं है एक दूसरे के लिए। तो ये सब गणित अगर आप देखें तो ये बाद में हो सकता है कि एजीपी भी इनको समर्थन देगी। और क्या यहाँ पर जो सरकार के अब तक के कामकाज रहे हैं, या मैं कहूँ कि जो बड़े एजेंडे जिनको वहाँ पर सरकार ने पूरा किया है, उस पर आगे बढ़ी है, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे या डाल सकते हैं? उनके ज़रिए चुनाव में बढ़ने की कोशिश कांग्रेस के लिए ज़्यादा मुफीद दिखेगी, या फिर विरोधी पार्टी यानी कि बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर हमलावर होकर? देखिए, जो तरुण गोगोई जी का कहना है, उनका कहना है कि उनका जो मेन मुद्दा जिससे इलेक्शन लड़ेंगे वो है डेवलपमेंट। अगर आप पूरा जनरल सिनेरियो देखें असम में, लीडरशिप को आप देख रहे हैं, मिस्टर जो गोगोई जी हैं एजेड हैं काफ़ी, उनके कंपेयर में अगर आप सोनोवाल को देखें तो एक यंग नेता उभर के आए हैं। कांग्रेस के पास गोगोई जी के अलावा और कोई और नेता नहीं रहे। लेकिन अनुभव के लिहाज से बीजेपी के कैंडिडेट कमज़ोर दिखते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव गोगोई के पास है वहाँ पर सरकार चलाने वो तो है, मगर वो देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उनको फेस करना पड़ेगा। 3 टर्म से आप वहाँ हैं, तो एक ये नया चैलेंज बन के आ रहा है उनके सामने, जिसमें युवा नेता हैं सोनोवाल। तो उसमें लगता है कि इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। चलिए, आखिरी सवाल दीपक जी, आम तौर पर अगर मैं कहूँ असम की बात करूँ, वहाँ जो पब्लिक मूड होता है राजनीतिक, मैं कहूँ कि जब चुनावी रण शुरू होता है, क्या आरोप प्रत्यारोप को ज़्यादा तरजीह या वेटेज मिलती है, या फिर अपने से जुड़े मुद्दे और उनको लेकर पार्टियों के एजेंडे पर ज़्यादा फोकस करती है जनता? देखिए, अभी करीब 2 महीने और रहते हैं इलेक्शन में। कुछ जैसे वो वेव टाइप है, वो पहले ही थोड़ी सी शुरू लग रही है बीजेपी के फेवर में। अगर आप देखें ग्रास रूट लेवल पे, ये नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो उनकी काउंसिल है, उसमें जो 10 लोग हैं एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसकी, उसमें से 8 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो ये जो चेंज है ये ग्रास रूट लेवल पे होता दिख रहा है। और अभी देखिए, बीजेपी में कांग्रेस से भी लोग आए हैं। मिस्टर शर्मा जो हैं, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, अब कहेंगे दल बदल का दौर शुरू है और अभी वो एक इशारा करता दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक साहब इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
अकेलेपन का साथी, मनोरंजन का साधन, खबरिया और बतियाता। सुनिए रेडियो की कहानी विशेष में आज शाम 7:30 बजे। गरमाया जेएनयू का मामला, आरोप प्रत्यारोप हुए तेज, हाईकोर्ट में कन्हैया की पेशी, रिहाई के लिए छात्रों की हड़ताल। देखिए पहली खबर, जेएनयू विवाद, आज रात 8 बजे। जेएनयू विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के विरोध में विश्वविद्यालय के छात्र हड़ताल पर हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार की रिमांड बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जेएनयू में हुए विवादित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगे थे। जेएनयू में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की रिहाई की मांग को लेकर जेएनयू के छात्र सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 8 छात्रों को एकेडमिक एक्टिविटीज से डीबार किया गया है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी इंक्वायरी के। तो वो छात्र कह रहे हैं कि अगर 8 छात्रों की पढ़ाई रोकी गई है और तो हम क्यों पढ़ाई करें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मुझे लगता है सब की सब इसको पॉलिटिकली फायदा उठाना चाहते हैं, टोटल सब के सब, और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर जेएनयू के आसपास बसे लोगों ने देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व सैनिक भी सड़कों पर उतरे और छात्रों का विरोध किया। संसद पे हमला करता है, उनका सम्मान में ये वहाँ पे रैली निकालते हैं, भाषण करते हैं। और सबसे शर्म की तो बात यह है कि देश की बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी, उनके नेता वहाँ जाकर के उनका मान सम्मान बढ़ाते हैं। जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। उन्होंने कहा कि सबको जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से कक्षाओं में वापस आने की अपील की। And the committee is given time up to about 25th February. Let them work on their job and they will come out with their recommendation. अपनी गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए विख्यात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। सियासत का ककहरा सीखने आए छात्र यहाँ राजनीति का शिकार हैं। अब देखना होगा जेएनयू एक बार फिर कब अपने पुराने ढर्रे पर वापस लौटेगा। इसी बीच कन्हैया कुमार की सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने छात्रों और पत्रकारों से मारपीट की। मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने दावा किया है कि कन्हैया कुमार ने विवादित कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे। जहाँ तक हमारी जो हमें जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन से लगता है और वो एविडेंस जो हमारे पास अवेलेबल है, ही वॉज पार्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली जिसने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, राष्ट्र विरोधी भाषण दिए गए। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग की गई है। हाईकोर्ट मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। 9 फरवरी को जेएनयू में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी मनाए जाने के दौरान कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस पूरे मामले में कुछ वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। नव विक्रम सिंह के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी पर राजनीति लगातार चौथे दिन भी गर्म रही। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर देशद्रोहियों के समर्थन का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए बीजेपी पर बांटने और घृणा की राजनीति करने की तोहमत लगाई। सीपीएम ने जेएनयू संकट के लिए केंद्र सरकार को सीधे जिम्मेदार बताया है। कैंपस में जेएनयू विवाद पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को कांग्रेस पर अलगाववादी ताकतों से हाथ मिलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि बोलने की आजादी का समर्थन करने के नाम पर कांग्रेस के शीर्ष नेता देश विरोधी ताकतों का साथ दे रहे हैं। और आज भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। और आज भी सभी प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर देशद्रोह की गतिविधियां जो हो रही है उसके समर्थन में लगे हैं।
असम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश की विविधता का सम्मान नहीं करती। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने विचार जबरदस्ती दूसरों पर थोपना चाहती है। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे और आज ये हमें कहते हैं कि भैया हमसे लाइसेंस लो देशभक्ति का। मुझे इनकी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है, देशभक्ति मेरे खून के अंदर है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने जेएनयू विवाद को असल मुद्दों से ध्यान हटाने की सरकार की साजिश बताया। In order to divert attention away from all the real problems of the country and the people, they are whipping up such issues by which they want to sharpen communal polarization. That is the only weapon they have. Now that is something we'll fight politically. जेएनयू विवाद सामने आने के बाद कई नेता विश्वविद्यालय का दौरा कर चुके हैं। शनिवार को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के साथ एबीवीपी के सदस्यों ने कथित रूप से बदसलूकी की थी। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री सदन के सभी पार्टियों के नेताओं की उन्होंने कल बैठक बुलाई है। बैठक खासी अहम मानी जा रही है। बताया जाता है कि इस बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच जारी तनाव को खत्म करने की कोशिश होगी। सरकार चाहती है कि सत्र सुचारू रूप से चले। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मानहानि के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत 23 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाएगी। अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। डीडीसीए विवाद में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की लड़ाकू टुकड़ियों के अधिकारियों को पदोन्नति में प्राथमिकता देने की भारतीय सेना की नीति को सही ठहराया है। न्यायालय ने सरकार से लड़ाकू टुकड़ियों के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 141 अतिरिक्त पदों के सृजन करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन सुरक्षा कर्मियों के कार्य और वेतन में निश्चित समय पर संशोधन नहीं होता, उन्हें पदोन्नति दी जाए। सेना की 2009 की नीति के मुताबिक लड़ाकू टुकड़ी में कर्नल के पद पर पदोन्नति की अनुमति है, लेकिन इंजीनियरिंग, सिग्नल और तोपखाने के अधिकारियों के लिए ये सुविधा नहीं है। इस नीति को सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल में रद्द कर दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार की बात मानते हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय के वीसी सुशांत दास गुप्ता को बर्खास्त कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुप्ता को बर्खास्त करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय में भेजा था, जिसे राष्ट्रपति ने सोमवार को मंजूर कर लिया। मंत्रालय ने एक जांच समिति बनाई थी और इस समिति की रिपोर्ट में कुलपति को 4 मामलों में दोषी पाया गया। इसमें अवैध नियुक्तियां करने और विश्व भारती से अपना वेतन लेने के अलावा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भी पेंशन लेने का मामला शामिल है। देश में पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बर्खास्त हुआ है। हालांकि राष्ट्रपति ने नवंबर 2015 में उन्हें बर्खास्त करने पर अनौपचारिक रूप से अपनी अनिच्छा जताई थी। सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में जान गंवाने वाले 9 सैनिकों के शव को दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इन शहीद सैनिकों में जूनियर कमीशन अधिकारी भी शामिल हैं। शहीदों का अंतिम संस्कार कल होगा। सियाचिन के शहीदों के शव जब दिल्ली पहुंचे तो सभी की आंखें नम हो उठी। अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना प्रमुख भी मौजूद थे। ये हमारी सरहद को सेफगार्ड करने के लिए जो जानें जाती हैं बड़ी अफसोसजनक है, लेकिन हमारे को इस चीज़ के ऊपर कायम रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश शहीदों के परिवार के साथ खड़ा है। जो लोग अपनी जान पे खेलकर इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में देश को बचा के रखे हुए अपनी सरहदों के ऊपर, तो अभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं यहाँ पे आया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके घर के लोगों को इसको बर्दाश्त करने की शक्ति दे। 3 फरवरी को सियाचिन में हिमस्खलन की वजह से 10 सैनिक बर्फ में दब गए थे, जिनमें से सिर्फ एक हनुमंथप्पा को ही जीवित निकाला जा सका था। हालांकि सियाचिन के इस जांबाज का बाद में अस्पताल में निधन हो गया।
बाकी बचे 9 शहीदों के शवों को खराब मौसम की वजह से सियाचिन से निकाला नहीं जा सका था। रविवार को मौसम साफ होने पर इनके शवों को बेस कैंप के नजदीक हवाई पट्टी पर लाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैसूर देश का सबसे साफ शहर है और वहीं झारखंड का धनबाद देश का सबसे गंदा शहर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज साफ सफाई के हिसाब से 73 शहरों की रैंकिंग जारी की। रैंकिंग के हिसाब से स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ दूसरे, तिरुचिरापल्ली तीसरी और दिल्ली चौथे स्थान पर है। ये सर्वे साल 2014 में किया गया था। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही देश के 10 सबसे गंदे शहरों की सूची भी जारी की है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 568 अंकों की बढ़त के साथ 23,554 पर पहुंचा और पिछले एक साल में ये सबसे बड़ी छलांग है। निफ्टी भी 182 अंकों की तेजी के साथ 7,163 पर बंद हुआ। सबसे ज़्यादा तेज़ी बैंकिंग शेयर में दिखी। स्टेट बैंक के शेयरों में करीब 8% की तेज़ी रही। उधर एशिया के ज़्यादातर शेयर बाजार भी तेज़ी के साथ बंद हुए। हालांकि चीन के शेयर बाजारों में गिरावट रही। डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 16 पैसे मजबूत हुआ। $1 आज 68 रुपये 7 पैसे पर बंद हुआ। हाल के महीनों में खुदरा महंगाई दर में भले ही बढ़ोतरी का रुख रहा है, लेकिन थोक महंगाई दर में गिरावट जारी है। जनवरी में थोक महंगाई दर घटकर -0.9% हो गई, जबकि दिसंबर में ये -0.73% थी। खाने पीने के सामान की महंगाई दर में भी कमी आई है। महीने दर महीने आधार पर जनवरी में खाने पीने का सामान महंगाई दर 8.17% से घटकर 6.02% रह गया। जनवरी में सब्जियों की महंगाई दर 20.56% से घटकर 12.52 पर थी, जबकि दालों की 55.64 से घटकर 44.91 पर और खाद्यान्न की दर 1.63% से घटकर 1.24% थी। हालांकि जनवरी में गैर खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 7.7% से बढ़कर 8.24% रही। इसका असर आने वाले दिनों में रिजर्व बैंक की ब्याज दरों पर भी पड़ सकता है। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।